हम बच्चों एलिलिक इंटरेक्शन पढ़ रहे थे। एलिलिक इंटरेक्शन में अभी तक 3 इंटरेक्शन हम समझ चुके हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, मल्टीपल एलिल। अब बच्चों हम 4th इंटरेक्शन समझने जा रहे हैं, प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है समझिएगा। प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब होता है कि जब एक ही जीन कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करे, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, तो ऐसी जीन को प्लियोट्रोपिक जीन हम कहते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, एक जीन एक कैरेक्टर लाती थी, एक जीन से कैरेक्टर आता था, लेकिन कुछ जीन ऐसी होती है जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट करती है, यानी एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो उसी को ही हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। तो प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब अ जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर है, और एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, यानी कई सारे फिनोटाइप को रेगुलेट करती है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं प्लियोट्रोपिक जीन प्रोड्यूस मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट, मतलब ये बहुत सारे फिनोटाइप को कंट्रोल करने का काम करती है, तो मल्टीपल फिनोटाइप इफेक्ट भी इसको हम कह सकते हैं। तो प्लियोट्रोपिक जीन का एक नाम और दिया जाता है मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। कभी ये वर्ड आए मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट, मतलब समझ जाना प्लियोट्रोपिक जीन की ही बात कर रहे हैं। क्लियर? तो प्लियोट्रोपिक जीन में जीन एक है, अब ये जीन कई कैरेक्टर को कंट्रोल करिए, जैसे कैरेक्टर 1, इसी तरह से कैरेक्टर 2, इसी तरह से कैरेक्टर 3। बताओ जीन कितनी, एक, कैरेक्टर बहुत सारे हो गए। तो व्हेन वन जीन मैनी कैरेक्टर को रेगुलेट करे देन दिस जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। क्लियर? तो प्लियोट्रोपिक क्या होता है, इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों हम इनके एग्जाम्पल समझेंगे। अच्छा, कैरेक्टर बहुत सारे तो फिनोटाइप भी बहुत सारे होंगे, तो एक जीन कई फिनोटाइप को यहां पे रेगुलेट कर रही होगी। क्लियर? बात आती है प्लियोट्रोपिक जीन के स्टैंडर्ड एग्जाम्पल की। तो इनके एग्जाम्पल में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम पी प्लांट के अंदर। पी प्लांट मतलब वही गार्डन पी की हम बात करें, पी प्लांट के अंदर एक जीन थी जो बच्चों फ्लावर कलर को कंट्रोल करती थी। जीन एक है, किसको कंट्रोल कर रही है, फ्लावर कलर को। अच्छा, मेंडल ने बताया भी था कि फ्लावर कलर को कंट्रोल करने के लिए जीन मतलब फैक्टर होते थे। वो जीन फिर बाद में पता कि तो क्रोमोसोम नंबर याद करो 1 पे थी। बाद में यह भी पता चला कि ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1, इस पर ये जीन लगी हुई थी। ये जीन फ्लावर कलर को तो कंट्रोल कर ही रही थी, साथ ही साथ इसी जीन का एक काम और था, सीड कोट कलर। सीड कलर नहीं, ढंग से बोलना, सीड कोट कलर। सीड कोट कलर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये सीड है, तो इस सीड के बाहर ऐसी एक कवरिंग एक्स्ट्रा और होती है, और ये जो एक्स्ट्रा कवरिंग होती है इसको कहा जाता है सीड कोट कलर। मेंडल ने, फिर कह रहा हूं मैं, मेंडल ने सीड कोट कलर स्टडी नहीं किया था, मेंडल ने स्टडी किया था सीड कलर, मतलब ये अंदर वाला। आप लोगों ने पी में देखा होगा, मटर में ऊपर की कोटिंग हटा दो तो वो कोटिंग क्या कहलाती है, सीड कोट। उसको हटाने के बाद जो मिलता है वो होता है सीड कलर, और मेंडल ने सीड कलर स्टडी किया था। ये अलग कैरेक्टर है, ये क्या है, सीड कोट कलर, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, यही जीन बाद में पता चला एक काम और करती है, रेड स्पॉट ऑन लीफ एक्साइल। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये लीफ है, तो इसके एक्साइल पोजीशन पर यहां पे बच्चों कई जगह बार ऐसे रेड कलर का एक स्पॉट बन जाता है, ये रेड कलर का ऐसे स्पॉट बन गया, तो इसी को कहा जाता है रेड स्पॉट ऑन लीफ एक्साइल। अच्छा, अब बताओ यहां पर जीन कितनी, 1, लेकिन कैरेक्टर तो बहुत सारे आ गए। फ्लावर कलर आ गया, सीड कोट कलर आ गया, रेड स्पॉट ऑन लीफ एक्साइल आ गया, तो 1 जीन मैनी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, तो इसी जीन को हम नाम दे सकते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। तो ये जीन क्या कहलाएगी, प्लियोट्रोपिक जीन। बात समझ में आई? क्लियर? तो ये एग्जांपल आप नोट करें, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद वाला जो एग्जांपल लेंगे वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एनसीईआरटी में तो वही समझा रखा है, तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल अब हम नेक्स्ट वाला समझेंगे। पहले इसको नोट कर लो। नेक्स्ट लेते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन को हम पढ़ रहे, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल भी पी प्लांट में ही आता है, और पी प्लांट के अंदर एक जीन होती है बी जीन। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत ध्यान समझिएगा। एनसीईआरटी में कहा गया एक बी जीन होती है, ये बी जीन सीड शेप को कंट्रोल करती है। पी प्लांट में सीड के शेप याद करो, राउंड होता है, व्रिंकल्ड होता है। क्लियर? और साथ ही साथ ये साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को भी कंट्रोल करती है। साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन याद होना चाहिए। साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन में कौन कौन सी साइज होती थी, यस, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, कुछ याद है ऐसा, ये हमने सीखा था। तो बताओ बी जीन कितने कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, 2। इसको मैं कह देता हूं कैरेक्टर नंबर, ये कैरेक्टर नंबर 1 है, और ये बच्चों यहां पर कैरेक्टर नंबर 2 है। तो बताओ कितने कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, 2। तो ये बी जीन अपने आप में क्या हो जाएगी, प्लियोट्रोपिक जीन, क्योंकि एक जीन कई कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। क्लियर?
अगर हम यहां पर सीड शेप की बात करें, इस बी जीन के रिस्पेक्ट में इसके अलील बनाए, तो इसके अलील कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है, स्मॉल बी भी हो सकता है। अब यहां सीड के शेप को चेक करें कि कहां राउंड आएगा, कहां व्रिंकल्ड आएगा, चेक किया जाए। अगर हम कैपिटल बी में देखें तो यहां राउंड आ जाएगा। सीड के शेप दो होते ना, राउंड और व्रिंकल। कैपिटल बी में राउंड। अब आप बताना कैपिटल बी स्मॉल बी क्या आएगा? हां, यहां पर चेक किया जाए, हेटेरोजाइगस में चेक किया गया तब भी राउंड ही आया। अच्छा, स्मॉल बी में हां व्रिंकल्ड। हमने जब ये एग्जांपल पहले सीखा था तो वहां आर लिख दिया था, यहां सिखाने के लिए हमने कैपिटल बी ले लिया। बात वही है। तो कैपिटल बी राउंड, कैपिटल बी राउंड, स्मॉल बी व्रिंकल्ड हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहां पर मुझे बताओ साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को कंट्रोल करने वाली जीन भी कौन सी है? बी जीन ही है। मतलब इसकी जीन अलग है या सेम है? बहुत अच्छे से बताना, अलग है या सेम है? सेम ही जीन है। अरे ये सेम ही तो जीन है। तो यहां पर जब हम स्टडी करें, तो यहां जब स्टडी किया जाए तो यहां पर भी अली लिख देते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब आप बताना इस कंडीशन में स्टार्च ग्रेन लार्ज बनेंगे, मीडियम बनेंगे, स्मॉल बनेंगे? आप आंसर देंगे, बताओ बच्चों। कैपिटल बी, वेरी गुड, यहां आ जाएगा लार्ज। कैपिटल बी स्मॉल बी, वेरी गुड, मीडियम या इंटरमीडिएट आप कह सकते हो। और स्मॉल बी स्मॉल आ जाएगा। बात समझ में? मतलब यहां पर लार्ज, यहां मीडियम, यहां स्मॉल आ जाता है। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? अब एक खास बात आप यहां पे नोटिस करिएगा, ये जीन दो चीजों को कंट्रोल कर रही है। यहां पर आप ध्यान से देखो, होमोजाइगस में भी राउंड आ रहा है और हेट्रोजाइगस में भी राउंड आ रहा है। होमो हेट्रो दोनों में राउंड ला रहा है। तो इसका मतलब यहां पर ये जो बी जीन है डोमिनेंट होगी या रिसेसिव होगी? मुझे अच्छे से बताना इसका आंसर। डोमिनेंट होगी या रिसेसिव होगी? बताओ आंसर। हां, होमो में भी एक्सप्रेस हो, हेट्रो में भी एक्सप्रेस हो, तो हम कह सकते हैं वो डोमिनेंट होगी। मतलब यहां पर ये बी जीन इस कैरेक्टर के लिए हम कहे तो ये बी जीन यहां डोमिनेंट होगी। बी जीन कैसी होगी? डोमिनेंट। इस कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट। क्यों कहा डोमिनेंट? क्योंकि होमो में भी एक्सप्रेस हो रही, हेट्रो में भी एक्सप्रेस हो रही। होमो हेट्रो दोनों में एक्सप्रेस हो तो हम कहते हैं डोमिनेंट है। तो बी जीन यहां डोमिनेंट होती है। क्लियर? अब इसी बी जीन को साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन में समझे तो यहां तो आ गया लार्ज, यहां आ गया मीडियम। अच्छा, यहां पे भी लार्ज आ जाता तो हम कहते हैं डोमिनेंट, लेकिन यहां मीडियम आ रहा है, इंटरमीडिएट आ रहा है। याद करो, इंटरमीडिएट का मिलना किस में देखा था? इनकंप्लीट डोमिनेंसी। वेरी गुड। मतलब यहां पर बी जीन इनकंप्लीट डोमिनेंसी शो कर रही है, यहां पर इनकंप्लीट डोमिनेंट है। तो एक बात मुझे बताओ, ये जीन बी जीन इस कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में हम समझे तो डोमिनेंट है, और इस कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में समझे तो इनकंप्लीट डोमिनेंट है। यानी एक ही जीन, एक ही बी जीन अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग बिहेवियर शो कर रही है। बहुत अच्छे से बात सीखना, एनसीईआरटी की लाइन सिखा रहा हूं। एक ही जीन अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग बात शो कर रही है। ये जीन इस कैरेक्टर के लिए तो क्या हो गई? डोमिनेंट हो गई। और यही जीन इस कैरेक्टर के लिए क्या हो गई? इनकंप्लीट डोमिनेंट। यानी डोमिनेंसी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपने कौन सा कैरेक्टर या कौन सा फिनोटाइप चूज किया है। जरा सोचो, अगर मैं ये कैरेक्टर चूज करूं तो हम कहेंगे जीन इज डोमिनेंट, और अगर ये कैरेक्टर चूज करूं तो यही जीन अलग नहीं है, जीन सेम है, यही जीन इनकंप्लीट डोमिनेंस हो गई। मतलब एक ही जीन कभी डोमिनेंट भी हो सकती है, कभी इनकंप्लीट डोमिनेंट भी हो सकती है। डिपेंड करता है कौन सा कैरेक्टर हम चूज कर रहे हैं। यानी अलग अलग कैरेक्टर के लिए जीन का बिहेवियर अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि ये जीन हमेशा डोमिनेंट होगी, बिल्कुल इस कैरेक्टर के लिए इनकंप्लीट डोमिनेंट होगी। मान लो फ्यूचर में एक कैरेक्टर ढूंढा तो हो सकता है उसके लिए रिसेसिव भी हो जाए या कोडोमिनेंट भी हो जाए। तो एक ही जीन अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग बिहेवियर शो करती है। तो डोमिनेंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कौन सा कैरेक्टर चूज किया है। जो बात यहां समझाएगी, क्लियर हुई बच्चों? तो ये एग्जांपल अभी नोट करो, इस पॉइंट को मैं अभी लिखवाऊंगा कि डोमिनेंसी किस पे डिपेंड करती है। पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूरा आप नोट करो। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो ये बच्चों आप लोग ने नोट कर लिया होगा। अभी हमने ये सीख लिया था कि डोमिनेंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सा कैरेक्टर चूज किया। ये कैरेक्टर चूज किया, ये कैरेक्टर चूज किया, तो अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग बिहेवियर शो करती है। इस पॉइंट को आप नोट भी करिएगा। डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन। डोमिनेंसी जीन का फीचर नहीं है। जीन का मतलब उसका ऑटोनोमस सेल्फ फीचर नहीं है। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करता है सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीन पर।
प्रोडक्ट ऑफ जीन से क्या मतलब है, बात को समझिएगा। नॉर्मली मान लीजिए बच्चों, मैंने ये क्रोमोसोम ड्रॉ किया, ये क्रोमोसोम ड्रॉ किया और ये भी क्रोमोसोम ड्रॉ किया, होमोलोगस क्रोमोसोम है। इन होमोलोगस क्रोमोसोम पर यहां पे बच्चों इनका ये एक छोटा सा पार्ट लगा है। ये छोटा सा पार्ट आप जानते हो जीन है, ये छोटा सा पार्ट जीन होते हैं। बताइए इन जीन को देख के बताओ, इसको और इसको देख के बताओ कौन डोमिनेंट है। हाँ देख के बताओ कौन डोमिनेंट है। जीन के ऊपर लिखा होता होगा आई एम डोमिनेंट, नहीं तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि इनमें से कौन डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस जीन ने यहां पे बनाया आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन, प्रोटीन मतलब एक तरह से एंजाइम, जानते हैं हम सभी। मतलब ये जीन यहां पर ऐसे एक्सप्रेस हो गई, ये यहां एक्सप्रेस होती है, एंजाइम बना, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा और ये जो प्रोडक्ट बना है यही प्रोडक्ट फिर प्लांट की हाइट को बढ़ाएगा, जो भी कुछ काम करेगा। तो मुझे बताओ अगर ये प्रोडक्ट बन गया, अगर ये प्रोडक्ट बन गया यानी जीन प्रॉपर एक्सप्रेस हुई, प्रोडक्ट बन गया, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जीन, दिस जीन इज डोमिनेंट। मतलब ये जीन डोमिनेंट है। क्या देख के डिसाइड होता है? प्रोडक्ट देख के, कि अगर प्रोडक्ट बन रहा है मतलब जीन डोमिनेंट है। अब सपोज करो यहां पर इस जीन में कुछ ऐसा हुआ कि इसने प्रॉपर एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं किया, मतलब प्रॉपर इसका प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं हुआ, और जब प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और सोचो जब प्रोडक्ट नहीं बना तो मैं कह सकता हूं ये जीन यहां रिसेसिव है। तो बताइए कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है? ये वाला हमने सीखने के लिए लिया डोमिनेंट और ये वाला सीखने के लिए लिया रिसेसिव। तो कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, ये आप जीन देख के डिसाइड करते हैं या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट को देख के डिसाइड करेंगे। अगर प्रोडक्ट बन गया मतलब डोमिनेंट है, प्रोडक्ट नहीं बना मतलब रिसेसिव है। तो डोमिनेंसी किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, डोमिनेंसी डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ जीन। ये जीन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बात समझ में? मान लीजिए बच्चों मैंने ये क्रोमोसोम बनाया और इस पर यहां जीन बना दी, ये यहां पर जीन है, बताओ डोमिनेंट है या रिसेसिव? जीन देख के डिसाइड नहीं होगा। मैंने कहा ये प्रॉपर एक्सप्रेस हो रही है मतलब डोमिनेंट, नहीं हो रही है मतलब रिसेसिव। तो नॉर्मल कंडीशन में प्रोडक्ट को देख के हम डिसाइड करते हैं कि जीन है या मतलब डोमिनेंट है या रिसेसिव है। क्लियर? तो ये जीन का ऑटोनोमस फीचर नहीं है, उसका फीचर खुद का फीचर नहीं होता है। तो एक तो किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट पे। और दूसरी खास बात पर्टिकुलर फिनोटाइप। फिनोटाइप या मैं अच्छे से और लिखूं तो पर्टिकुलर कैरेक्टर, यहां पर हम कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलर फिनोटाइप ऑब्लिक कैरेक्टर दैट वी चूज टू एग्जामिन। एग्जामिन मतलब स्टडी के लिए, किसके केस में? प्लियोट्रोपिक के केस में। जैसे यहां समझो ये प्लियोट्रोपिक का केस हमने सीखा था। अब यहां पर ये जीन थी, तो यहां पर जीन डोमिनेंट है या इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, कैसे डिसाइड किया? कैरेक्टर कौन सा चुना है। अगर ये कैरेक्टर चूज किया था तो डोमिनेंट हो गया, और ये कैरेक्टर चूज किया तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो गया। तो ये प्लियोट्रोपिक के केस में, ये प्लियोट्रोपिक जीन है, तो प्लियोट्रोपिक के केस में कौन सा कैरेक्टर आपने चूज किया, कौन सा फिनोटाइप आपने चूज किया, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो मुझे बताओ डोमिनेंसी कितनी बातों पर डिपेंड कर गई? दो। क्या क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीन और दूसरा पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन या वी हैव चूज टू स्टडी। किसे हमने स्टडी के लिए यूज किया है उस पर भी डिपेंड करता है। बात समझ में? तो ये दोनों बातें आप अच्छे से ध्यान रखें। आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा यहां पर इसके रिस्पेक्ट में पैराग्राफ लिखा गया है। एनसीईआरटी में बच्चों आप जब देखोगे ये एनसीईआरटी में इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स लिखा होगा। क्लियर? इस इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स इस तरह से वो डायहेब्रिड क्रॉस होगा, उसके ठीक ऊपर यहां पर एक लाइन लिखी होगी, देयरफॉर डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन। ये वही बात है, डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन, इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ जीन एंड पर्टिकुलर फिनोटाइप। तो ये पैराग्राफ अब आप इस डायग्राम को देख के समझेंगे, समझ जाओगे बच्चों सभी। तो आप लोगों को एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले वाले में ये सब आप समझ चुके होंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हम पढ़ चुके हैं। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में एक एक्सप्लेनेशन लिखा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंसी। ये पैराग्राफ मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूं। इस पैराग्राफ में वो बताया था कि अनमोडिफाइड एलील, मोडिफाइड एलील। तो ये भी आप लोग डायग्राम देख के जो हमने पहले बना रखे हैं उसको देख के समझिए। फिर कोडोमिनेंसी समझा रखा है, ब्लड ग्रुप का ये सारा केस मैं आपको समझा चुका हूं। और यहां पे बच्चों अब ये पैराग्राफ आप प्लियोट्रोपिक जीन का यहां से देख के समझेंगे। क्लियर? तो एनसीईआरटी में ये बातें भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हो बच्चों इतना? अच्छा, ये जो एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, ये एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है।
क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। प्लियोट्रोपिक जीन में ही एक क्वेश्चन यहां लिया जाए। क्वेश्चन क्या है? अ प्योर राउंड, पहले नोट कर लीजिएगा अच्छे से, प्योर राउंड सीड शेप पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ wrinkled सीड शेप प्लांट एंड प्रोड्यूस F1 जनरेशन। इन F1 जनरेशन 4 ऑप्शन है, क्या ऑप्टेंट होगा ये चेक करना है। wrinkled सीड्स ऑप्टेंट होंगे, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन मिलेंगे, मीडियम साइज या स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन। चेक करो आप कौन सा आंसर आएगा, आपको चेक करना है। कर लोगे सोल्व? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? प्योर राउंड सीड का wrinkled के साथ क्रॉस किया जाए। क्लियर? पहले इनके जीनोटाइप अगर हम समझे तो कैपिटल बी में राउंड आता है, बी स्मॉल बी में राउंड आता है, स्मॉल बी wrinkled आता है, ये हम जानते हैं। इधर कैपिटल बी लार्ज, बी मीडियम, स्मॉल बी स्मॉल, याद है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और दोनों की जीन सेम ही है। कौन सी जीन थी? बी जीन। जीन तो वही बी जीन ही है। क्लियर? अब यहां क्रॉस करके देखते हैं क्या क्वेश्चन कहा गया है। राउंड का, प्योर राउंड का क्रॉस किया जा रहा है wrinkled के साथ। जीनोटाइप बोलो। प्योर राउंड मतलब कैपिटल बी, अरे कैपिटल बी, प्योर मतलब होमोजाइगस लेंगे। अच्छा, wrinkled मतलब, हाँ वेरी गुड, स्मॉल बी क्रॉस कराएं तो यहां से कैपिटल बी और स्मॉल बी आ जाएगा। अब बताना, कैपिटल बी है तो कैपिटल बी में तो राउंड आएगा। अब जब हम ऑप्शन चेक करें, पहले ऑप्शन में wrinkled लिखा है, यहां लार्ज, यहां मीडियम, यहां स्मॉल, राउंड तो लिखा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये बी में क्या आएगा? यहां पर हम चेक करें तो राउंड आएगा, लेकिन यहां तो राउंड ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर कैसे सोल्व करें? अब एक बात और ध्यान दो, यहां की जीन और यहां की जीन सेम ही है, और जीन तो वही है। तो बी में अगर राउंड टाइप के सीड शेप बन रहे हैं तो हमें यह भी पता है कि बी में स्टार्च ग्रेन मीडियम भी तो बनेंगे, क्योंकि जीन तो वही है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि बी में मीडियम साइज के स्टार्च ग्रेन बनेंगे। आप चेक कर लो, मीडियम साइज मतलब आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। तो हम आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर थर्ड है। तो हमने क्या किया, राउंड और wrinkled पूछा, क्वेश्चन में ये दिया था राउंड wrinkled, और आपसे मैंने स्टार साइज पूछ ली है। क्यों पूछ ली है? क्योंकि दोनों की जीन सेम है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये देके ये पूछ सकते हैं। अरे बात समझ में? तो ध्यान रखना, यहां पे राउंड नहीं था, लेकिन फिर भी हमने मीडियम आंसर क्यों दे दिया? क्योंकि बी में मीडियम साइज भी तो बनेंगे, क्योंकि दोनों की जीन तो सेम ही है। तो ये कैरेक्टर देख के ये पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लियोट्रोपिक जीन है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है। कर लोगे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को? तो इसको भी चाहे तो आप नोट कर लीजिए। क्या नोट सबने? चलिए, प्लियोट्रोपिक जीन में ही अगला एग्जांपल लेंगे। अगला एग्जांपल आता है मोस्ट ऑफ जेनेटिक डिजीज। प्लियोट्रोपिक के हम पढ़ रहे हैं, उसका अगला एग्जांपल ज्यादातर जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज में होता क्या है? एक जीन में गड़बड़ होती। कितनी? एक जीन में, लेकिन उसके इफेक्ट बहुत सारे आते हैं, और मल्टीपल इफेक्ट आ जाए मतलब प्लियोट्रोपिक ही है। तो ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ जेनेटिक डिजीज, ज्यादातर जेनेटिक डिजीज जो हम पढ़ते हैं वो अपने आप में प्लियोट्रोपिक ही होती है। जैसे इन मोस्ट ऑफ जेनेटिक डिजीज में आता है पहला फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, ये सब आप डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसको हम यहां पे डिटेल में लेंगे नहीं। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं, और वो लेंगे हम सिकल सेल एनीमिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया भी हो सकता है, लेकिन इसको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ये आप डिजीज चैप्टर में समझ चुके हैं। हम यहां पर बड़ा अच्छा एग्जांपल ले रहे हैं सिकल सेल एनीमिया वाला। तो सिकल सेल एनीमिया को हम समझने जा रहे हैं। अब ध्यान से इसको समझिएगा। सिकल सेल एनीमिया, इसमें मैं जितनी भी बातें आपको समझाऊंगा सारी बातें इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट अच्छे से याद रखना। सिकल सेल एनीमिया किस केस में पढ़ रहे हैं हम? प्लियोट्रोपिक के केस में। क्लियर? तो ये डिजीज हम समझने जा रहे हैं, ध्यान सीखिएगा। सिकल सेल एनीमिया में सबसे पहला पॉइंट ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। कौन सी है? ऑटोसोमल रिसेसिव। क्लियर? अच्छा, ऑटोसोमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जीन, हाँ इसकी जीन कहीं ना कहीं ऑटोसोम पे प्रेजेंट होती होगी। क्लियर? इस डिजीज में होता क्या है? इन दिस डिजीज 6th अमाइनो एसिड ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज चेंज। कौन सा अमीनो एसिड चेंज हो जाता है? 6th अमीनो एसिड। और कहां क्या चेंज हो जाता है? ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, किसके प्लेस पर कौन आ जाता है? ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। कौन सा? 6th अमाइनो एसिड। तो 6th अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। बात आती है चेंज क्यों हो जाता है? तो चेंज होने के पीछे रीजन ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। याद करो, हमने म्यूटेशन पढ़ा था, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन था, जीन म्यूटेशन था, पॉइंट म्यूटेशन था। तो ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, या उसी में और अच्छे से कहें तो सब्स्टिट्यूशन,
पॉइंट म्यूटेशन 2 टाइप का था। अरे जीन म्यूटेशन 2 टाइप, सब्स्टिट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट, तो ये कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में भी ट्रांसवर्जन। सब्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट बताओ कौन कौन से? वेरी गुड, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, तो ये कौन सा है? ट्रांसवर्जन। तो फिर सुनो, ये अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से। कौन सा म्यूटेशन? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट में भी सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन में भी ट्रांसवर्जन की वजह से होता है। क्लियर? अच्छा, इस डिजीज में खास बात क्या है? जीन ऑफ बीटा चेन, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, इसकी जीन लोकेटेड होती है क्रोमोसोम नंबर 11। 11 मतलब ऑटोसोम पे प्रेजेंट होती है। क्लियर? क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है। इस जीन की अगर हम बात करें तो इस जीन का एक HBA एलील होता है जो वाइल्ड टाइप का एलील होता है, और ये वाइल्ड टाइप का एलील नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन जब इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसवर्जन हो जाए, तो इससे HBS बनेगा जिसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन। तो इस जीन में म्यूटेशन हुआ और इसी के म्यूटेशन की वजह से HBS फॉर्म बनता है जो कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। एक बात और बहुत ध्यान से आप समझिएगा, हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल 4 चेन्स होती है। हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती है। इन 4 चेन में 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। 2 अल्फा 2 बीटा, और ये चारों मिलकर ही ये हीमोग्लोबिन बनाते हैं। इनमें से ये जो अल्फा चेन है, इन अल्फा चेन को बनाने की जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती है, यहां क्रोमोसोम 16 पे जीन होगी, और बीटा की जीन प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। तो यहां पर क्रोमोसोम नंबर 11 पर ये जीन है, और ये जीन किसकी है? बीटा की, और यहां जो जीन है वो अल्फा की है। तो क्या सिखाया मैंने आपको? हीमोग्लोबिन में टोटल 4 चेन है। कौन कौन सी? 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा की जीन क्रोमोसोम 16 पे होती है और बीटा की जीन क्रोमोसोम 11 पे होती है। जानते हो सभी? अच्छा, अब यहां पर ये जो बच्चों एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, सिकल सेल एनीमिया, तो ये जो बीटा चेन की जीन है क्रोमोसोम 11 की, इस जीन में यहां पर म्यूटेशन हो जाता है। यहां बच्चों म्यूटेशन हो जाता है। अच्छा, यहां म्यूटेशन होगा, क्रोमोसोम 11 की जीन में म्यूटेशन हुआ तो इस बीटा में गड़बड़ होगी। किस में गड़बड़ होगी? बीटा में। और बीटा में जब गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी? ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाएगा। मतलब इस चेन के अंदर जो ग्लूटामिक एसिड था वो वेलिन में चेंज हो जाता है, और उसी चेंजेस की वजह से ये सिकल टाइप की डिजीज हो जाती है। तो ये एक बेसिक बात मैंने आपको बताई, ध्यान समझो। हीमोग्लोबिन की किस चेन में गड़बड़ होगी? क्वेश्चन यही आना है, अल्फा में या बीटा में? तो सिकल सेल एनीमिया के केस में बीटा में गड़बड़ होती है। और गड़बड़ क्यों हो जाती है? क्योंकि इसको बनाने वाली जीन में क्या हो जाता है? पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। क्लियर? और जैसे ये म्यूटेशन हुआ, अब ये एलील बन जाएगा HBS, म्यूटेंट एलील बन जाता है। एग्जैक्टली इस म्यूटेशन में हुआ क्या होगा, इसको हम और डिटेल में अब समझेंगे। जो बात यहां समझाएगी, क्लियर हुई? और एक बात तो मुझे बताओ, नॉर्मली अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो नॉर्मल आरबीसी आप सभी जानते हैं कौन से शेप की होती है? बाइकॉनकेव। और इसी के अंदर बच्चों यहां प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन, वही 2 अल्फा 2 बीटा, ये हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन के ऐसे कई मॉलिक्यूल होंगे, और ये एग्जैक्टली है आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर ऐसे हीमोग्लोबिन के कई मॉलिक्यूल है, और इनकी ये जो बीटा चेन है, इन सब में गड़बड़ हो जाती है। बात समझ में? अब ये गड़बड़ कैसे हुई होगी, इसको और डिटेल में हम समझे। पहले इसको नोट कर लीजिए। कंप्लीट। अच्छा, अब हम इसको डायग्राम बना क्या समझते हैं। नॉर्मल HBS जीन की बात करें, नॉर्मल में 5 days to 3 days GAG है। GAG नाइट्रोजन बेस है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखूं तो यहां पर CTC होगा। ये जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये DNA में चल रही है। ये बात कहां चल रही है? DNA में। अच्छा, 5 to 3 है, मैं नहीं सिखाऊंगा। सेंस है या एंटी सेंस है? DNA की 2 स्टैंड होती है, आप बताओ। 5 to 3 वेरी गुड, सेंस, और 3 to 5 एंटी सेंस। मतलब ये वाली स्टैंड तो यहां हो जाती है सेंस, और ये वाली स्टैंड हो जाती है एंटी सेंस। ये सेंस, ये एंटी सेंस। कौन सा वाला आरएनए बनाता है? जवाब दो। वेरी गुड, एंटी सेंस वाला आरएनए बनेगा। मतलब इसकी वजह से फाइनली यहां पर एमआरएनए बनेगा। जब एमआरएनए बनेंगे तो यहां पर ऐसे कई सारे कोडोन्स होंगे। याद है कोडोन? ये जो कोडोन मैंने ड्रॉ किया है, ये 6th नंबर का है, 6th कोडोन। यहां जो कोडोन हम ड्रॉ कर रहे हैं कौन से नंबर का है? 6th। इसके पहले 5 वाला होगा, 4 होगा, 3 होगा, ड्रॉ नहीं किए लेकिन होंगे जरूर।
अरे बात समझ में? तो इस एमआरएनए में यहां पर आगे कई सारे कोडन होंगे, ये 6 नंबर का है। अब आप बताओ, यहां सी था तो यहां जी आ गया, यहां टी था तो यहां ए आ गया, यहां सी था तो यहां जी ए, ये GAG बन गया। कौन से नंबर पर? 6 नंबर पे। 6 कोडन, कोडन जानते हो ना, 3 नाइट्रोजन बेस को मिला के हम कोडन कहते हैं। अच्छा, एमआरएनए से अब बनेगा प्रोटीन। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो यहां पे बच्चों ये प्रोटीन बना, यही प्रोटीन एग्जैक्टली कहलाता है बीटा चेन। ये बच्चों यहां बीटा चेन बनी, और जब ये बीटा चेन बनी तो ये पहला अमीनो एसिड वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन और ये ग्लूटामिक एसिड। बताओ, 6 कोडोन से 6th अमाइनो एसिड बना। 6 कोडोन से यहां पर ये 6th अमाइनो एसिड बना, और इस 6th अमाइनो एसिड का नाम ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, इसके आगे पहले के यहां कोडोन होंगे, बनाए नहीं है लेकिन होंगे, उनसे ये बीटा चेन बनतेगी और ये आगे की तरफ ऐसे कंटिन्यू होगी। बताओ, 6 पोजीशन पर कौन है? GLU, पूरा नाम बोलो, ग्लूटामिक एसिड। GLU मतलब ग्लूटामिक एसिड है। अब ये जो बीटा चेन बनी है नॉर्मल है, तो यहां पर चेन भी नॉर्मल बनेगी, मतलब नॉर्मल बीटा चेन बनी। और नॉर्मल बीटा चेन है तो हीमोग्लोबिन भी, अरे नॉर्मली तो होगा। हीमोग्लोबिन में भी सिखाया था ना, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। अगर बीटा नॉर्मल है तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा, तो यहां पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो आरबीसी का शेप भी नॉर्मल होगा, और नॉर्मल आरबीसी का शेप कौन सा होता है? बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव मतलब इसको बच्चों हम इस तरह से यहां पर ऐसे यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, यह बाइकॉनकेव शेप होता है। बात समझ में? क्या सिखाया? बीटा चेन में 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड है, तो यह बीटा चेन नॉर्मल है, और बीटा चेन नॉर्मल तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल, और हीमोग्लोबिन नॉर्मल तो आरबीसी का शेप भी नॉर्मल होगा, जो कि बाइकॉनकेव होता है। क्लियर? ये सब तो नॉर्मल केस है जो हम सब में होता ही है। अब बच्चों यहां पर ये नॉर्मल केस था, ये नॉर्मल आरबीसी बाइकॉनकेव एग्जैक्टली इस तरह से। अब इसके अंदर यहां पर क्या किया जाए? म्यूटेशन। और म्यूटेशन भी कौन सा कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। पॉइंट म्यूटेशन, उसमें भी ट्रांसवर्जन। याद है ना, सब्स्टिट्यूशन में भी हम ट्रांसवर्जन करने जा रहे हैं। जब यहां पर म्यूटेशन करेंगे तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन बनेगा, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन बनेगा। अच्छा, इसमें क्या चेंज हुआ? ध्यान से देखो, यहां ए है, यहां पर क्या है बच्चों? ए है, यहां टी है, तो यहां ए की जगह यहां टी आ गया, और एक टी की जगह यहां ए आ गया। कुछ दिख रहा है? आप तो यहां ऐसे समझने की कोशिश करो, यहां बच्चों टी है इस प्लेस पर, तो यहां पे उसकी जगह ए आ गया, टी की जगह ए आ गया। अब सोच समझ के बताना, टी प्यूरिन या पायरिमिडीन? थाइमिन, प्यूरिन, पायरिमिडीन। वेरी गुड, पायरिमिडीन। और इस पायरिमिडीन की जगह ए आ गया, मतलब प्यूरिन आ गया। पायरिमिडीन की जगह प्यूरिन आ गया। पायरिमिडीन का प्यूरिन से रिप्लेस हो जाना, यस, ट्रांसवर्जन। तो सब्स्टिट्यूशन में भी यहां पर हम स्पेशली कह सकते हैं यह ट्रांसवर्जन टाइप का होता है। यह ट्रांसवर्जन हुआ। क्यों कहा ट्रांसवर्जन? सबको आना चाहिए। क्यों कहा? पायरिमिडीन की जगह प्यूरिन आ गया, इससे ट्रांसवर्जन हुआ। अच्छा, यहां पर चेंज तो हुआ, यहां CTC था, यहां CSC हुआ, चेंज तो हुआ। और चेंज हुआ तो जब यहां पर mRNA बनेगा तो उसके 6 कोडॉन में, ये 6th कोडॉन, 6 कोडॉन, इस 6 कोडॉन में भी चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया? GAG के बजाय GUG हो गया। GAG के बजाय GUG हो गया। और GUG हो गया तो जब यहां पर बीटा चेन बनी तो इसमें इसी GUG की वजह से 6 नंबर पर वैलिन आ गया। बहुत ध्यान सीखने की जरूरत है। बताओ, पहले कौन था? ग्लूटामिक एसिड, अब उसकी जगह वैलिन आ गया। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। कौन से नंबर पर? 6 नंबर पर। ध्यान से देखो, तो 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। बात समझ में? तो यह बात बहुत ध्यान से सीखना है, यही इंपॉर्टेंट है। यह क्लियर हुआ सबको अच्छे से? ये सब बच्चे यहां गड़बड़ क्या करते? किसकी जगह कौन आया ये ढंग से याद नहीं रखते, तो अच्छे से बताना है किसके प्लेस पर कौन? ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन। ऑप्शन ऐसे देंगे हो, वैलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड, गलत। ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन। नंबर भी याद रखना, 5th नहीं, कौन सा? 6 नंबर। क्यों यहां पर चेंज आ गया? क्योंकि यहां म्यूटेशन हो गया। तो इस म्यूटेशन की वजह से बीटा चेन में गड़बड़ हुई, और बीटा चेन यहां पे गड़बड़ बन गई, मतलब इस बीटा चेन को हम कहेंगे एबनॉर्मल। ये तो नॉर्मल थी, लेकिन वैलिन आने की वजह से अब ये एबनॉर्मल बन गई। अच्छा, यहां चेन बनी या नहीं बनी? चेन तो बनी है, लेकिन गड़बड़ बनी है, एबनॉर्मल बनी है। और एबनॉर्मल चेन है, सोचो, एबनॉर्मल बीटा चेन है, तो इससे जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो भी एबनॉर्मल बनेगा। मतलब यहां पर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेवलप हुआ। ये बच्चों आरबीसी थी, आप जानते हो, ये आरबीसी,
इस आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल थे, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल थे, ये हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन थी, यहां जो बीटा चेन थी, अब बच्चों याद रखना वो एबनॉर्मल बनी। बीटा चेन कैसी बनी? यहां पर एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल चेन है, एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है। अब ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये क्या करते हैं, यहां पर अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, मतलब ऑक्सीजन का लेवल जब कम होने लग जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल है, ये बच्चों आपस में ही जुड़ने लगते हैं, ऐसे आपस में जुड़ने लगते हैं। और जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इससे हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन होता है। हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन, नॉर्मल पॉलीमर नहीं बनता, लेकिन यहां हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन हुआ। और जब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ते जाएंगे, ऐसे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ते जाएंगे, तो ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल दोनों साइड से आरबीसी को प्रेस करेंगे, धक्का देंगे। हीमोग्लोबिन एक रोड की फॉर्म में बनता जा रहा है, पॉलीमर बनता जा रहा है, और जैसे जैसे पॉलीमर बनता जाएगा, यह आरबीसी को धक्का मारेगा, और जैसे आरबीसी को धक्का मारेगा, यहां आरबीसी का शेप ऐसे बदलने लगता है, और यह बदलकर कुछ इस टाइप की हो जाती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे सिकल है, वो जो हंसिया होता है ना, कुछ कट करने का काम करते हैं, तो ये आरबीसी का शेप, जैसे इसने इसको धक्का मारा, इधर धक्का मारा, तो इसका शेप बदल गया, और ये कौन से टाइप की हो गई, सिकल टाइप की हो गई। तो यहां आरबीसी सिकल टाइप की हो जाती है, आरबीसी का शेप बदल जाता है। तो खास बात, हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन हुआ, इससे शेप ऑफ आरबीसी चेंज हुआ, जो कि सिकल टाइप की हो गई। आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, ऐसे सिकल टाइप की इस तरह से बन जाती है। क्यों ये बन गई, एक बार फिर ध्यान से सब सीखने की कोशिश करना, जितना कुछ अभी समझाया समराइज करते हैं। ये कंडीशन तो थी नॉर्मल। नॉर्मली बीटा चेन में 6 नंबर पे कौन था, ग्लूटामिक एसिड। जैसे ही यहां म्यूटेशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसवर्जन हुआ, तो ट्रांसवर्जन होने से 6 कोडोन बदला। कोडोन में क्या चेंज आया, GAG से GUG हो गया। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बना के आएगा एग्जाम में। तो यहां GAG से GUG आ गया, और जैसे GUG आया, वैलिन आ गया। तो ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पर वैलिन आया। वैलिन आया तो एबनॉर्मल बीटा चेन। अगर बीटा चेन एबनॉर्मल है, तो जैसे ही, अच्छा एबनॉर्मल बीटा चेन है तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, और जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होते हैं, ये इस आरबीसी को धक्का मारते हैं, इससे आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, और ये बदल के बन जाती है सिकल टाइप की। तो याद रखना, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज होते हैं, और वही पॉलीमराइजेशन की वजह से आरबीसी का शेप सिकल टाइप का हो जाता है। यहां आरबीसी सिकल टाइप की हो जाती है, इसलिए इसको नाम भी दिया गया सिकल सेल एनीमिया। बात समझ में? तो ये आप लोग अभी नोट करिए। अब इस सिकल टाइप के आरबीसी से क्या नुकसान होता है वो भी अभी समझेंगे। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे डीएनए में यहां एक पॉइंट पे चेंज हुआ है, यानी एक जगह म्यूटेशन हुआ, एक जीन में गड़बड़ हुई। कितनी? एक जीन में गड़बड़ हुई, और उसके इफेक्ट कई दिख रहे। क्या क्या इफेक्ट दिख रहे हैं? एबनॉर्मल बीटा चेन बनी, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना, आरबीसी का शेप बदला, अभी और भी कई इफेक्ट आएंगे। तो एक जीन में गड़बड़ होने पर कई इफेक्ट आ रहे हैं, मल्टीपल इफेक्ट आए, उसी को हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। तो ये जो सिकल सेल हम पढ़ रहे हैं, किसके केस में पढ़ रहे हैं? प्लियोट्रोपिक। क्यों? क्योंकि एक जीन में गड़बड़ होते ही कई इफेक्ट आएंगे। अभी तो और बताऊंगा मैं कि सिकल टाइप के आरबीसी के और क्या इफेक्ट होते हैं। तो एक जीन, मल्टीपल इफेक्ट शो हो रहे हैं, तो ये अपने आप में क्या शो हो रहा है? प्लियोट्रोपिक जीन का केस शो हो रहा है। बात समझ में? तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, और ये अच्छे से याद रखना, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। क्वेश्चन में यहां पे लो को हटा के चुपके से हाई लिख देंगे, और फिर गलती कराएंगे आपसे, तो ये ध्यान रखना, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज होता है। क्लियर हुआ है? अच्छा, ये जो सिकल टाइप की आरबीसी बनती है, अब इसके क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व होती है वो हम समझते हैं। ये नोट कर लिया सबने? सिकल टाइप के आरबीसी की कुछ प्रॉब्लम और है। सिकल शेप आरबीसी, मतलब ये इस तरह की आरबीसी है, ये सिकल शेप आरबीसी। क्लियर? इस सिकल शेप आरबीसी की पहली प्रॉब्लम, ये आरबीसी जो होती है, इसकी मेम्ब्रेन हार्ड होती है, रिजिड होती है। ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? हार्ड एंड रिजिड होती है। नॉर्मली जो आरबीसी होती है, आप जानते हो बच्चों, बाइकॉन्केव होती है, नॉर्मली बाइकॉन्केव, तो उसकी मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड होती है, फ्लूइडिटी टाइप की होती है, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन में हार्डनेस आ जाती है। और हार्डनेस होने की वजह से होता क्या है, ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर देते, स्लो ब्लड सर्कुलेशन, पुअर ब्लड सर्कुलेशन। कैसे? ये बच्चों यहां पर आपको सिखाने के लिए मैंने
ये ब्लड कैपिलरीज बनाई, ये ब्लड कैपिलरीज बनाई। अगर इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर बाइकॉन्केव आरबीसी है, कौन सी? बाइकॉन्केव, नॉर्मल वाली, तो ये बाइकॉन्केव आरबीसी अपने शेप को हल्का सा चेंज करेगी और इन फाइन कैपिलरी में से, पतली जो कैपिलरी होती है उनमें से भी आसानी से मूव कर जाएगी। लेकिन जब यहां पर सिकल टाइप की, ये बच्चों सिकल टाइप की आरबीसी आ जाती है तो ये इन कैपिलरी में फंस जाती है और फंस गई तो अपना शेप चेंज नहीं कर पाएगी। तो यहां पर ऐसी कई सारी आरबीसी जमा होने लग जाएगी, ऐसे यहां पर कई सारी आरबीसी ऐसे जमा होने लग जाएगी। और जैसे जैसे आरबीसी जमा हो जाएगी इस साइड में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा? स्लो। और जैसे ब्लड सर्कुलेशन स्लो हुआ तो ये जिस भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही थी, अब इस ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, और ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑर्गन डिसफंक्शनिंग चालू हो जाएगी। क्या सिखाया? ये आरबीसी रिजिड होती है, कैपिलरीज में फंस जाती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और उसी वजह से ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। तो इसकी पहली प्रॉब्लम, सिकल टाइप के आरबीसी की पहली प्रॉब्लम ऑर्गन डिसफंक्शनिंग हो जाती है, ऑर्गन काम नहीं करते। जैसे किडनी काम नहीं करेगी, लीवर काम नहीं करेगी, ब्रेन में भी दिक्कत आ सकती है, तो कई सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, ये जो आरबीसी होती है इनका लाइफ स्पान बहुत शॉर्ट होता है। नॉर्मली जो आरबीसी अपनी बॉडी में होती है, इनका आरबीसी का लाइफ स्पान आप जानते हैं 120 डेज का होता है, 120 डेज। लेकिन इनका लाइफ स्पान 80 to 100 डेज ही है। ये 120 दिन सर्वाइव करती थी, ये केवल 80 डेज, कम है। अच्छा, इनका लाइफ टाइम कम होता है। लाइफ टाइम कम है मतलब जल्दी खत्म होती है। और अगर यहां पर लाइफ टाइम कम है तो इनकी डेथ जल्दी होगी, तो आरबीसी डेथ बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, जल्दी जल्दी मरती है। और जब बॉडी में आरबीसी जल्दी खत्म होगी तो इसी से बॉडी के अंदर एनीमिया भी आ जाता है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। एनीमिया आ गया, सिकल टाइप के आरबीसी से एनीमिया हो गया, इसलिए नाम दिया गया सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया क्यों कहा? क्योंकि सिकल टाइप के आरबीसी होने से अनीमिया हो जाता है, तो इसलिए इसको सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। जैसे बच्चों आरबीसी की डेथ बढ़ती है तो आप लोगों को पता होगा बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन की अमाउंट बढ़ने लगती है, और जैसे बिलिरुबिन बिलीवर्डिन बढ़ने लगता है तो जॉन्डिस की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो सिकल टाइप के आरबीसी की एक प्रॉब्लम और, एनीमिया की भी दिक्कत आती है, जॉन्डिस की भी प्रॉब्लम होती है। क्लियर? ये सब तो इसमें नुकसान ही है। ऑर्गन काम करने बंद कर देंगे, एनीमिया की दिक्कत आ जाएगी, जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, कई प्रॉब्लम होगी। क्लियर? लेकिन एक फायदा है, सिकल टाइप आरबीसी का एक बड़ा अच्छा फायदा होता है रेजिस्टेंस टू मलेरिया। मतलब इन पर्सन को नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में, नॉर्मल के कंपैरिजन में मलेरिया के चांस कम होते हैं। अच्छा, नॉर्मल आरबीसी बच्चों आप जानते हो बाइकॉन्केव होती है, यह नॉर्मल थी, और यह बच्चों यहां सिकल टाइप की थी। दो कैसे, यह नॉर्मल है, यह सिकल टाइप है। मलेरिया किसकी वजह से होता है बताओ? हाँ, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम, उसकी वजह से मलेरिया होता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं, सिखाने के लिए यहां पर बच्चों ये मैंने पी लिख दिया, पी फॉर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अगर नॉर्मल आरबीसी है तो उसके अंदर इंटर करता है, पढ़ा होगा आपने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में। प्लाज्मोडियम नॉर्मल आरबीसी में इंटर करता है, इंटर करने के बाद यहां से फिर बाहर निकलता है और अपनी लाइफ साइकिल चलाता है। और लाइफ साइकिल चलाएगा मतलब यहां पर यह आसानी से मलेरिया कर देगा, आसानी से मलेरिया हो जाएगा। क्यों आसानी से मलेरिया हो गया? क्योंकि लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। नॉर्मल आरबीसी में फ्लूइडिटी होती है तो आसानी से इंटर भी कर जाता है, लेकिन जब ये सिकल टाइप की आरबीसी हो जाती है तो इसमें प्लाज्मोडियम पहली बात इंटर ही नहीं कर पाता, क्योंकि हार्ड मेम्ब्रेन है, तो पहली बात इंटर कर ही नहीं पाता है। और मान लीजिए इंटर कर भी जाता है, ये अंदर इंटर कर भी गया, सपोज करो इंटर कर भी गया, तो ऐसी आरबीसी के अंदर सुपर ऑक्साइड बहुत बनते हैं, और सुपर ऑक्साइड जब ज्यादा बनते हैं तो इस प्लाज्मोडियम को ही निपटा देते, मतलब प्लाज्मोडियम को ही खत्म कर देते। और एक और खास बात, इन आरबीसी का लाइफ टाइम भी कम है, तो जैसे आरबीसी खत्म होगी या प्लाज्मोडियम आरबीसी के साथ साथ अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते, क्योंकि लाइफ टाइम भी इनका कम होता है। तो मुझे बताओ, सिकल टाइप की आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम प्रॉपर सर्वाइव नहीं करता, इनकी लाइफ साइकिल नहीं चल पाती। और जब प्लाज्मोडियम ही मर गया, प्लाज्मोडियम ही खत्म हो गया, तो ये यहां पर मलेरिया कोज नहीं कर पाएगा, मलेरिया कोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम ही खत्म हो गया। तो बताओ किसमें मलेरिया नहीं हो पाया, नॉर्मल आरबीसी या सिकल? सिकल टाइप। तो सिकल टाइप के आरबीसी होने से मलेरिया नहीं हो पाता, यानी यह मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस होता है। और ऐसा अफ्रीकन कंट्री में एक तरह का एडाप्टेशन ही है
तो यहां पर अफ्रीकन कंट्री में ये एक फायदेमंद चीज है। जो बात यहां समझाएगी, क्लियर हुई? एक बात मुझे फिर से बताना, सिकल टाइप की आरबीसी है, जैसी सिकल टाइप की आरबीसी हुई इसके कई सारी बातें हुई। क्या क्या हुआ? ऑर्गन डिसफंक्शन हुआ, जॉन्डिस हुआ, एनीमिया हुआ, रेजिस्टेंस टू मलेरिया हुआ, ये सारी बातें भी देखने को मिली। अब मुझे बताओ, एक जीन में गड़बड़ हुई थी, याद करो, सीटीसी की जगह सीएससी आ गया। एक जीन में गड़बड़ हुई, कितनी? एक जीन में, और इफेक्ट बहुत सारे आ रहे हैं। क्या क्या इफेक्ट आए? एबनॉर्मल बीटा चेन बनी, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना, आरबीसी का शेप बदला, आरबीसी सिकल टाइप की हुई, जॉन्डिस हुआ, एनीमिया हुआ, रेजिस्टेंस टू मलेरिया हुआ, ऑर्गन डिसफंक्शन हुई, एक जीन के कारण। तो एक जीन बहुत सारे इफेक्ट शो कर रही है, मल्टीपल फिनोटाइप शो कर रही है, मतलब ये प्लियोट्रोपिक है। तो मोस्ट ऑफ जेनेटिक डिजीज प्लियोट्रोपिक ही होती है। अरे बात समझ में? ये जो बताया क्या समझ में आया सबको अच्छे से? तो ये भी बच्चों आप नोट करेंगे। क्लियर? अच्छा, ये सिकल सेल एनीमिया का केस अपनी एनसीईआरटी में लिखा भी है, इसी चैप्टर में आगे, तो आप वहां से इसको पढ़िएगा भी। क्लियर? ये सब समझ में आया? इतना समझाने के बाद अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया में अल्फा चेन में मिस्टेक होती है? नहीं, अल्फा नहीं, किसमें? वेरी गुड, बीटा में मिस्टेक होती है। कौन से नंबर का अमाइनो एसिड बदलता है? फिफ्थ नहीं, 6 नंबर का बदलता है। और कैसे बदलता है? ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है म्यूटेशन के कारण। बात समझ में? कौन से नंबर का? 6 नंबर का। और किसकी जगह कौन? ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, अंडर हाई ऑक्सीजन टेंशन हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज होते हैं? नहीं, हाई नहीं, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। तो इस तरह से आप घुमा फिरा के कई क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये सब बातें आप ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों हम इनके जीनोटाइप भी ले लेते हैं। प्लियोट्रोपिक केस में जीनोटाइप हमारे पास 2 अलील है। एक तो बच्चों HbA अलील है और दूसरा HbS अलील है जो कि म्यूटेंट है। 2 अलील है। अब हम इन 2 अलील से जीनोटाइप बनाए तो पहला बनेगा HbHb, दोनों तरफ HbHb आ जाए, या HbA HbS ले लेते हैं और एक HbS HbS ले लेते हैं। क्लियर? अब आपको बताना है कहां नॉर्मल, कहां कैरियर, कहां अफेक्टेड, बता दोगे? बताओ, HbA नॉर्मल होता है अफेक्टेड होता है? ये तो नॉर्मल ही है। अरे ये अलील ही नॉर्मल है, तो बताओ यहां पर्सन नॉर्मल होगा और इसके अंदर जितनी भी आरबीसी होगी सारी की सारी बच्चों ऐसे, सारी की सारी आरबीसी यहां जो होगी, यहां सारी की सारी आरबीसी ये बाइकॉन्केव टाइप की होगी। नॉर्मल पर्सन है, सारी आरबीसी ऐसे बाइकॉन्केव टाइप की हो जाएगी। तो ध्यान रखना, नॉर्मल आरबीसी सारी बाइकॉन्केव होगी। अच्छा, इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। HbA HbS इसको हम कहेंगे नॉर्मल, लेकिन एक इसमें डिफेक्टिव एलील भी है। तो डिफेक्टिव एलील को कैरी करता है तो इसको हमने कैरियर भी कहा। कैरियर की बजाय आपकी एनसीईआरटी इसको ट्रेट लिखती है, इस पे फोकस रखना बेटे, ट्रेट। तो इसे हम कहेंगे कैरियर या ट्रेट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में, बात को सुनना, क्वेश्चन की लैंग्वेज में सिकल सेल एनीमिया का ट्रेट लिखा है, मतलब आप ये जीनोटाइप यूज करेंगे। ट्रेट मतलब कैरियर को ही कहा जाता है। बात समझ में? अब यहां बताओ कौन कौन सी आरबीसी होगी। अच्छा, HbA का काम तो था कि ये यहां पर ऐसे बाइकॉन्केव आरबीसी बनाए, ऐसे बाइकॉन्केव बनाए, और HbS की वजह से यहां बच्चों ये सिकल टाइप की भी बनेगी। तो मुझे बताओ इसमें आरबीसी दोनों टाइप की बनेगी, इसकी वजह से तो बाइकॉन्केव, इसकी वजह से सिकल टाइप। इसका भी एक्सप्रेशन हुआ, इसका भी एक्सप्रेशन हुआ, दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। हां, दोनों एक्सप्रेस हो रहे, मतलब क्या शो कर रहा है? कोडोमिनेंसी। तो इसी को हम कोडोमिनेंट भी कह सकते हैं, ये कोडोमिनेंसी शो करता है। और हम जब कोडोमिनेंसी पढ़ रहे थे, ये एग्जांपल हमने लिखा था, अरे याद करो, कोडोमिनेंसी में एक एग्जांपल ये बताया था मैंने आपको, सिकल सेल एनीमिया के कैरियर या ट्रेट उसको कहा जाता है। अरे बात समझ में? अच्छा, दोनों एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन इन पर्सन में मैक्सिमम आरबीसी 98% तक मान लो आप, तो मैक्सिमम आरबीसी बाइकॉन्केव ही होगी। मतलब इसके अंदर अगर हम ज्यादातर आरबीसी की बात करें तो ज्यादातर आरबीसी ऐसे बाइकॉन्केव ही होगी, ज्यादातर बाइकॉन्केव होगी। और जब ज्यादातर बाइकॉन्केव है तो इन पर्सन को ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मतलब ये पर्सन आसानी से अपनी लाइफ जी सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती, ये अपनी लाइफ आसानी से जी सकते हैं क्योंकि ज्यादातर बाइकॉन्केव है। हाँ, लेकिन इनको एक ये एडवाइस दी जाती है कि हाँ, ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, हार्ड एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि हार्ड एक्सरसाइज में जैसे ऑक्सीजन का टेंशन लो हुआ, ऑक्सीजन टेंशन लो होते हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज होंगे तो सिकल टाइप की आरबीसी बढ़ने लगेगी, तो फिर दिक्कत चालू हो जाती है। तो इन पेशेंट को एक एडवाइस देते हैं
कि कभी भी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम ना होने दे। क्लियर। अगला केस लेते हैं, एचबीएस। यहां पे आप बताओ। यस, सिकल सेल एनीमिया। और यहां की आरबीसी की बात करें तो यहां जितनी भी आरबीसी होगी सारी की सारी सिकल टाइप, यहां सारी सिकल टाइप की है। अच्छा, जब सारी आरबीसी सिकल टाइप की होगी, मतलब इसमें मैक्सिमम सभी आरबीसी सिकल टाइप की है, तो क्या होगा? जॉन्डिस होगा, एनीमिया होगा, ऑर्गन डिसफंक्शन होगी। ज्यादातर देखो कि इसमें प्रॉब्लम ही रहेगी, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये अपनी लाइफ प्रॉपर जी नहीं पाएंगे, और इन पर्सन की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। इवन 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर, बचपन में ही डेथ हो जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं सिकल सेल एनीमिया एचबीएस के केस में डेथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में ही इनके डेथ हो जाती है। मतलब ये जीन पर्सन को जल्दी मार देती है। मतलब ये एक तरह की लीथल डिजीज है। लीथल मतलब घातक है। ये घातक क्यों कह रहा हूं बच्चों? क्योंकि ये पर्सन को बहुत जल्दी मार देती है। तो पर्सन की डेथ जल्दी कर देती है, तो ये अपने आप में एक लीथल डिजीज होती है, डेंजरस डिजीज होती है। बात समझ में? तो होमोजाइगस कंडीशन आते ही पर्सन को ये मार देती है। किसमें? एचबीएस। ये 3 जीनोटाइप मैंने आपको दिए, तो ये आप लोग याद रखें, मतलब इनको नोट भी करिएगा और ये ध्यान भी रखना है। और क्वेश्चन कैसे आएंगे? मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, सिखाने के लिए डायरेक्ट बना रहा हूं मैं। मेल है, फीमेल है, दोनों ही सिकल सेल एनीमिया के ट्रेट है। ये भी ट्रेट है, ये भी ट्रेट है। इनका बच्चा अफेक्ट हो, चांस बताओ। सोल्व करिएगा आप लोग, कर लोगे? अच्छा, ट्रेट है, जीनोटाइप लिखना आना चाहिए। कैसे लिखोगे? HbA-HbS क्रॉस विथ HbA-HbS और सोल्व कर लो। वही चेकरबोर्ड बना के सोल्व कर लोगे। अफेक्ट आने का चांस 1/4, 25% कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा क्या है, बड़ा आसान क्वेश्चन बनता है, तो कर लीजिएगा आप। क्लियर। और ये याद रखना, कौन सी डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल क्यों कहा? क्योंकि जीन क्रोमोसोम 11 पे होती है। तो मैंने सिकल सेल एनीमिया, उसके बारे में सारी बातें सिखाई। तो हमने प्लियोट्रोपिक जीन पढ़ा। एक आउटलाइन देता हूं। प्लियोट्रोपिक का मतलब बोलो, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करे, मल्टीपल फिनोटाइप को कंट्रोल करे। इसके एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल हमने समझे। इनमें से एक तो मोस्ट ऑफ जेनेटिक डिजीज वाला इंपॉर्टेंट है, और एक वो सीड शेप, पी प्लांट में सीड शेप और साइज ऑफ स्टार्च गेन वाला, वो कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर हो बच्चों?